बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 25। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 3 of chapter 25, Man it is environment. Man it is environment के सिलसिले में हमने जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको याद होगा हमने एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की बात की थी। ह्यूमन जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ पर एनर्जी का सोर्स सन है और सन की एनर्जी इस इकोसिस्टम में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद फिर दीगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है, प्रोडक्टिविटी क्या है और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उनमें क्या फ़र्क होता है, ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो इसके आखिर में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का भी जिक्र किया था। आज का हमारा लेक्चर एक और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से मुताल्लिक है। हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे इंटरेक्शंस चल रहे हैं लिविंग बींग्स के दरमियान भी और लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान भी। जो आपने लास्ट टाइम एनर्जी फ्लो देखा उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इंटरेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर हम एक और आज इसी तरह का इंटरेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज़ है? देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म यूज़ की जाती है, इसको हम 2-3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप इस टर्म को यूज़ करेंगे इस तरह कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोसिस्टम। एक तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाई जा सकती है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोसिस्टम। किसी जगह पर एक नया इकोसिस्टम जब स्टैब्लिश हो रहा होगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे ecological succession. The process of development of new ecosystem is called ecological succession. दरअसल जब किसी जगह पर कोई नया इकोसिस्टम बन रहा हो या फिर पहले से मौजूद इकोसिस्टम के अंदर भी चेंज आ रहा हो, तो दोनों सूरतों के अंदर कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होता है। कम्युनिटी का मतलब है कि जो डिफरेंट पॉपुलेशंस उस एरिया के अंदर मौजूद हैं, उन पॉपुलेशंस में कौन सी स्पीशी की पॉपुलेशन है उससे एक ख़ास कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है। तो किसी एरिया में आपको कोई कम्युनिटी नज़र आती है और किसी एरिया में कोई दूसरी कम्युनिटी नज़र आती है। तो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं जब ये इकोसिस्टम की स्टैब्लिशमेंट हो रही होती है। इस वजह से आप इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, चेंजेस इन community structure of an ecosystem। देखो, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कम्युनिटी का स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। कम्युनिटी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को कहते हैं। मोर देन डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन का ग्रुप, उसे कम्युनिटी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ग्रासेस की मुख्तलिफ स्पीशीज़ किसी जगह पर रह रही हैं, यानी ग्रासेस की पॉपुलेशन है मुख्तलिफ ग्रासेस की, तो एक वो ग्रास कम्युनिटी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुख्तलिफ ट्री स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस किसी जगह पर मौजूद हैं तो वो एक ट्री कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से अगर किसी श्रबी प्लांट, श्रब कहते हैं जो ट्री और हर्ब के दरमियान का प्लांट होता है, जो बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता, तो अगर वो श्रबी प्लांट्स की मुख्तलिफ पॉपुलेशन अगर किसी जगह पे देखते हैं तो वहाँ पर जो कम्युनिटी बनेगी वो श्रबी कम्युनिटी होगी। याद रहे यहाँ पर ये जो कम्युनिटी की बात करें ये प्रोड्यूसर्स की कम्युनिटीज़ हैं। कीप इन योर माइंड, हम यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, नॉट द कम्युनिटीज़ ऑफ द कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर। यहाँ हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में जितनी भी चेंजेस का जिक्र करेंगे वो सारी प्रोड्यूसर्स की कम्युनिटीज़ के अंदर आने वाली चेंजेस का जिक्र करेंगे हम। तो प्रोड्यूसर्स की कम्युनिटीज़ का ही मैंने ये आपको 3 मुख्तलिफ अंदाज में बताया कि ग्रासेस की कोई कम्युनिटी या फिर जैसे श्रब्स की कोई कम्युनिटी या फिर ट्रीज़ की कोई कम्युनिटी। तो ये जो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है कि
ग्रास कम्युनिटी श्रब कम्युनिटी में चेंज हो या श्रब फिर ट्री कम्युनिटी में चेंज हो, तो इसे कहते हैं चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। या एक तीसरा वे भी हो सकता है इसको डिफाइन करने का, आप यूं भी इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको कहेंगे कि प्रोग्रेसिव एंड ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी, progressive and gradual replacement of one community by another, progressive and gradual replacement of one community by another until the establishment of most stable community, by another until the establishment of the most stable community, देखो अब इसको जरा समझने की कोशिश करो। इसमें क्या हो रहा है कि एक जगह पर कोई कम्युनिटी मौजूद है, तो वो कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कोई दूसरी स्पीशी के मेंबर्स इन्वेड करते हैं, वहाँ पर दाखिल होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कि किसी जगह पर ग्रासेस मौजूद हैं, तो एक जगह पर ये ग्रासेस की कम्युनिटी मौजूद है और इन ग्रासेस में रफ्ता रफ्ता ग्रासेस से जो बड़े साइज़ के प्लांट हैं, जैसे कि कोई श्रबी प्लांट्स, उनके कोई मेंबर्स वहाँ माइग्रेट करके आ जाते हैं। अब वो कहेंगे कि भाई ये दरख्त कैसे माइग्रेट करके आ जाते हैं, पौधे कैसे माइग्रेट करके आ जाते हैं। असल में इनके सीड्स या इनके स्पोर्स किसी भी ज़रिए के थ्रू, कोई इसका ट्रांसपोर्टेशन का मीन हो सकता है, यानी बर्ड्स के ज़रिए आ सकते हैं ये, या हो सकता है ह्यूमन के ज़रिए वहाँ पर आ जाएं, या हवा में उड़ते हुए वहाँ पर पहुँच गए अगर ग्रासेस के दरमियान, और वो वहाँ पर जर्मिनेट कर गए। तो अब जहाँ पर भी कोई श्रब ग्रो करेगा, तो वो जो श्रब है वो वहाँ पर आसपास की ग्रासेस को ग्रो नहीं होने देगा, क्योंकि श्रब एक बड़ा प्लांट है और ग्रास छोटा प्लांट, तो इस वजह से ग्रास के साथ कंपटीशन बढ़ेगा और वो वहाँ पे ग्रासेस को ग्रो नहीं करने देगा। एक श्रब प्लांट था, फिर 2 होंगे, फिर 10 होंगे, और यूँ बढ़ता जाएगा नंबर, और रफ्ता रफ्ता आप देखेंगे कि वो ग्रासेस बेचारी वो मरना शुरू हो जाएंगी, और देखते ही देखते अब उस ग्रासेस की जगह वहाँ पर अब आपको श्रब्स बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा ये प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हो रही है एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी में। प्रोग्रेसिव इस सेंस में कि पहले जो कम्युनिटी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं थी, जैसे ग्रासेस छोटे छोटे हर प्लांट्स की कम्युनिटी है, और उसके मुकाबले में श्रब्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्लांट्स हैं। तो ये प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट है, छोटे से बड़ी कम्युनिटी, लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की तरफ टर्निंग हो रही है। दैट्स व्हाट इज नोन एज प्रोग्रेसिव एंड ग्रेजुअल। आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस आ रही हैं, ये ऐसे नहीं है कि चंद सालों में होगा, चंद सालों में भी कुछ चेंज आता है, लेकिन जो असल ये प्रोसेस है ये सैकड़ों सालों पर मुहित है। तो यूँ ग्रासेस की कम्युनिटी रिप्लेस हुई बाय द श्रब कम्युनिटी, और श्रब्स अल्टीमेटली रिप्लेस होंगे बाय द ट्रीज़। अब वहाँ पर कोई बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ग्रो करना शुरू करते हैं, और पहले 1 फिर 2, और देखते ही देखते दरख्तों की वजह से श्रब्स का नंबर अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दरख्तों की रूट्स ज़्यादा दूर तक हैं और उनकी मौजूदगी में श्रब्स के साथ कंपटीशन बढ़ेगा, उनकी तादाद कम होने लग जाएगी, और यूँ देखते ही देखते वहाँ पर ट्रीज़ की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाएगी। अब आप देखिए कि उस जगह पर एक और नई कम्युनिटी, ट्री कम्युनिटी आबाद हो चुकी है। अगरचे वहाँ थोड़े श्रब्स और थोड़ी ग्रासेस मौजूद होंगी, लेकिन ज़्यादा उस एरिया को आप पहचानेंगे बाय मींस ऑफ द ट्री कम्युनिटी कि यहाँ पर फ़लाँ किस्म के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। जैसे किसी जगह पर पाइन ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, किसी जगह पर कोई दूसरे डेसिडोस ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब बताओ कि जब यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त ग्रो करने लग जाएंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोबारा से यहाँ पर ग्रासेस को जोश चढ़े और वो ग्रासेस यहाँ पर इतना ग्रो करें कि दरख्त बेचारे यूँ गिरना शुरू हो जाएं और ये
दरख्त वाली कम्युनिटी ग्रासेस में तब्दील हो जाए, ऐसा मुमकिन है? ऐसा नो सर। नॉर्मली मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह से ना ही श्रब्स ट्रीज को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ट्री कम्युनिटी इज द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी, अनलेस के यहाँ पर कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी ना हो जाए, कोई कुदरती आफत ना आ जाए, कोई आग ना लग जाए यहाँ पर, या कोई इस तरह से मेजर इवेंट ना हो जाए, तो ये दरख्त वाली कम्युनिटी को ग्रासेस या श्रब्स बीट नहीं कर सकते। Tree community is the most stable community. So this progressive and gradual replacement of one community by another until the establishment of the most stable community is called ecological succession. तो ये process ecological succession कहलाता है। Ecological succession ये दो तरह का हो सकता है। ecological succession को अगर हम क्लासिफाई करें बेस्ड अपॉन ओरिजिन कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कहाँ हो रही है, बेस्ड अपॉन ओरिजिन। आप इकोलॉजिकल सक्सेशन की दो टाइप्स कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन ओरिजिन। सक्सेशन इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, primary succession, and the other is secondary succession. Primary and secondary succession. Primary succession का मतलब होगा कि the succession which occurs for the first time at a area. The process of succession that occurs for the first time at a particular area. उससे पहले वहाँ पर कोई इस तरह की लाइफ मौजूद नहीं थी, वो एक बिल्कुल बैरन लैंड थी, वीरान जगह थी, और प्रोसेस ऑफ सक्सेशन वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन दैट अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है भाई, किसी एट बैरन लैंड आप इसको कह लें, एट बैरन वीरान जगह, किसी बैरन लैंड पर पहली बार अगर सक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज नोन एज प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जो किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर पहले भी कभी सक्सेशन का अमल हो चुका हो, वहाँ पर कोई एक डेफिनेट इकोसिस्टम स्टैब्लिश हो चुका हो, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी, कोई कुदरती आफत वहाँ पर आई हो, आग लग गई हो, जलजला आ गया हो, एटम बम गिरा दिया हो, तो इस तरह की कोई वहाँ पर इस तरह की कैटास्ट्रॉफी हुई हो, और उसके बाद फिर वो सारा इकोसिस्टम तहस नहस हो गया, और फिर नए सिरे से दोबारा फिर इकोसिस्टम की स्टैब्लिशमेंट हो रही है वहाँ पर, तो दैट काइंड ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन दैट अकर्स सेकेंड और थर्ड टाइम, द प्रोसेस सक्सेशन दैट occurs at an area that occurs at an area where already ecosystem is present, where already ecosystem was present, ecosystem was present। तो पहले कहीं इकोसिस्टम मौजूद रहा हो, और वो बेशक अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी लेस डेवलप टाइप का इकोसिस्टम है, और वहाँ पर चेंजिंग आ रही है, या फिर वो ख़राब हो गया और दोबारा से नए सिरे से वहाँ पर सक्सेशन हो रहा है, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगी। तो बेस्ड अपॉन ओरिजिन, इस तरह से हम ये सक्सेशन को क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, सक्सेशन को लोकेशन के लिहाज से कि किस जगह पर ये सक्सेशन हो रही है क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड अपॉन लोकेशन, कि किस जगह पर ये सक्सेशन हो रही है, बेस्ड अपॉन
लोकेशन आप इसको यूं क्लासिफाई करेंगे, सक्सेशन उसमें जैसे एक टाइप जो वाटर के ऊपर हो रही है उसे कहेंगे हाइड्रार्क और हाइड्रार्क के दौरान जो चेंजेस आ रही होती हैं उन चेंजेस को कहते हैं हाइड्रोसीयर। और इसी तरह से जीरार्क और जीरार्क के दौरान जो चेंजेस आएंगे उनको जीरोसीयर कहा जाएगा। जीरोसीयर। देखो ये दो हैं सक्सेशन की टाइप्स बेस्ड अपॉन लोकेशन। हाइड्रार्क दैट अकर्स इन द वाटर बॉडी, ये पानी के अंदर सक्सेशन का अमल हो रहा है। इन वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड, लेक वगैरह में, इन अ वाटर बॉडी, इस तरह की सक्सेशन को कहते हैं हाइड्रार्क। और जीरार्क ऑन लैंड के ऊपर अगर सक्सेशन हो रही है तो ये जीरार्क है। हर सक्सेशन प्रोसेस के दौरान सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं, कम्युनिटी की रिप्लेसमेंट हो रही होती है ना, तो उन सीरीज ऑफ चेंजेस को सीयर कहा जाता है। टर्म सीयर इज यूज्ड फॉर सीरीज ऑफ चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। वो जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर में चेंजेस की सीरीज थी उसको सीयर कहा जाता है। ठीक है भाई। तो हाइड्रार्क एक ऐसी सक्सेशन है जिसमें जो सीयर परफॉर्म हो रहा है वो हाइड्रोसीयर है। जीरार्क में जीरोसीयर। और ये जीरार्क जिसमें जीरोसीयर है तो जीरोसीयर की दो टाइप्स हो सकती हैं। यानी अगर ये किसी लैंड सरफेस में किसी प्लेन एरिया पे हो रही है जैसे डेजर्ट में, तो ऐसी सूरत में टर्म यूज की जाएगी सामोसीयर। और अगर ये किसी रॉक वाले एरिया में हो रही है तो फिर इसे कहा जाएगा लिथो या डेरोसीयर। लिथो और डेरोसीयर। ठीक है। तो लिथो और डेरोसीयर ये रॉक्स के ऊपर, ऑन रॉक्स, ये भी जाहिर लैंड सरफेस है। और सामोसीयर ऑन सैंड या ऑन प्लेन एरिया, सैंड या डेजर्ट या प्लेन एरिया, वहां पर सामोसीयर। तो इस तरह से ये सक्सेशन की आपने टाइप्स मुलाहिजा की बेस्ड अपॉन लोकेशन। अब सक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये सक्सेशन होगा कैसे, ये जितनी भी आपको मैंने टाइप्स बताई इनमें सक्सेशन का मैकेनिज्म होता क्या है। मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का अमल इस तरह से होता है कि सबसे जो पहली कम्युनिटी किसी भी एरिया में कॉलोनाइज होती है, दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड पॉइनियर कम्युनिटी। पॉइनियर कम्युनिटी किसी एरिया में कॉलोनाइज होने वाली सबसे पहली कम्युनिटी है। पॉइनियर किसे कह रहे हैं? पॉइनियर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट कॉलोनाइज एट एन एरिया, पॉइनियर कम्युनिटी इसे कहा जाएगा। पॉइनियर कम्युनिटी ये सबसे पहली स्टेज है इस इकोलॉजिकल सक्सेशन की। ये जो मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन आप डिस्कस करें, इसमें दरअसल स्टेजेस का जिक्र हो रहा है कि स्टेजेस इन सक्सेशन, कौन कौन सी स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको आप स्टेजेस इन सक्सेशन भी कह सकते हैं, स्टेजेस इन सक्सेशन। तो पहली स्टेज सक्सेशन की क्या कहलाती है? पॉइनियर कम्युनिटी या पॉइनियर स्टेज। पॉइनियर कम्युनिटी किसे कहा जाएगा? द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स that colonize at a barren land, या first group of producers that begin to grow during succession, that begin to grow during succession। सक्सेशन के दौरान जो सबसे पहला ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर होगा वो कहलाएगा पाइनियर कम्युनिटी।
पायनियर कम्युनिटी जब उस जगह पर कॉलोनाइज हो जाती है और उस जगह के एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर लेती है, तो रफ्ता रफ्ता वहाँ पर कुछ नए ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर इन्वेड करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स जो बाद में वहाँ पर इन्वेड करेंगे, वो पहले क्यों नहीं कर रहे थे, वो उस जगह पर पहले क्यों नहीं आ गए थे, वो बाद में क्यों आएंगे? तो वजह यह है कि जो पहले वाला इन्वायरमेंट था वो जो सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म उनके लिए सूटेबल नहीं था। मिसाल के तौर पर उस जगह पर हो सकता है सॉइल इतनी ज़्यादा मिकदार में ना हो, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो, बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, वहाँ पर बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशन अनसूटेबल हो। इस वजह से वो जो सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है पहले नहीं आ सका था। लेकिन जो पहला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके वहाँ पर रहने की वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी चेंजिंग आई होगी, तो उन चेंजिंग्स की वजह से अब जो सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जब कंडीशन सूटेबल हो गई हैं तो वो सेकंड ग्रुप यहाँ पर कॉलोनाइज होने के लिए रेडी हो गया। इस तरह से ये सेकंड जो ग्रुप है प्रोड्यूसर का, जो किसी और कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे, वो रफ्ता रफ्ता यहाँ पर इन्वेट करेंगे और ये थोड़े से इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे पायनियर कम्युनिटी से, और इनकी ग्रोथ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पायनियर कम्युनिटी के मेंबर्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, इनका नंबर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और जो सेकंड ग्रुप था उसका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ये आहिस्ता आहिस्ता पहली कम्युनिटी को रिप्लेस कर देगा, यानी वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी, और ये प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल हो रहा है। देन कुछ अरसे के बाद when conditions become more suitable for another group of organism, तो वो जो थर्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, थर्ड ग्रुप, उसके मेंबर्स अब यहाँ पे इन्वेड करेंगे, यहाँ पर दाखिल होंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ की वजह से जो सेकंड ग्रुप है उसके मेंबर्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी और यूँ मज़ीद उनकी डीकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर क्यूमुलेट होगा और यूँ इस तरह से कंडीशन ज़्यादा सूटेबल हो जाएंगी थर्ड ग्रुप के लिए और ये अल्टीमेटली इसको रिप्लेस कर जाएंगी। ये सिलसिला यूँ जारी रहेगा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, यूँ कई कम्युनिटीज़ बीच में आ सकती हैं। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक कि आपको बताया था मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पर ना आ जाए जिसको कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस ना कर सके। और वो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी क्या है? वो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी है द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसे कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी ये मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी है। ये अमूमन ट्रीज पर मुश्तमिल होती है क्योंकि प्रोड्यूसर्स में सबसे जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा वो ट्रीज होंगे। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी ये यूजुअली ट्रीज पर मुश्तमिल है। दिस इज मोस्ट रेजिस्टेंट कम्युनिटी। मोस्ट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट किस हवाले से? रेजिस्टेंट इन द सेंस दैट no one can replace them. Most resistant, that is no one can replace, no one can replace, इस लिहाज से इनको और मोस्ट रेजिस्टेंट कह रहे हैं। मोस्ट रेजिस्टेंट इस हवाले से नहीं है कि ये बहुत ही जो पुअर कंडीशंस थी लाइफ के लिए उसको टॉलरेट कर सकें। भाई अगर ये इतने ही रेजिस्टेंट होते हैं तो सबसे पहले क्यों नहीं आगे थे? ठीक है, ये इस तरह के रेजिस्टेंट नहीं है कि भाई वो उस तरह की वो जो पुअर लाइफ कंडीशंस थी उसको टॉलरेट करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे रेजिस्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंट इस सेंस में कि अब इनको कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता, ये ज़्यादा बड़े साइज़ के प्लांट है, इस सेंस में हम इसको मोस्ट रेजिस्टेंट कह रहे हैं। तो इस तरह यूँ ये सिलसिला चलता रहेगा और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी अचीव हो जाएगी। ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें पहली कम्युनिटी को जो पॉइनियर कम्युनिटी कह रहे हैं, आखिरी कम्युनिटी को क्लाइमेक्स, और ये जितनी भी दरमियान में इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ आ रही हैं, ऑल दीज इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ आर कलेक्टिवली कॉल्ड सीरल कम्युनिटीज़। इनको क्या कहा जाएगा? सीरल कम्युनिटीज़। इनके लिए टर्म आप कम्युनिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या इनके लिए टर्म आप यूज़ कर सकते हैं स्टेजेस। इनको कम्युनिटीज़ या स्टेजेस भी आप कह सकते हैं। जैसे पॉइनियर स्टेज, फिर ये सीरल स्टेजेस एंड देन क्लाइमेक्स स्टेज। तो वर्ड स्टेज भी यूज़ किया जा सकता है इनके लिए। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ पर इस मैकेनिज्म को हम एक एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे सामने
एक ऐसी सक्सेशन जो कि रॉक्स के ऊपर हो रही है, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी सक्सेशन को क्या कहते हैं, सच ए सक्सेशन इज नोन एज जीरार्क, इसे क्या कहते हैं, जीरार्क। और इस दौरान में जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस की सीरीज परफॉर्म होगी उसे कहा जाएगा जीरो सीयर, जीरार्क, या फिर ये लिथोसीयर या डेरोसीयर भी इसको कहा जा सकता है। तो जीरार्क या इसमें हम डेरोसीयर या लिथोसीयर को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, लिथो और डेरोसीयर। तो इस लिथो या डेरोसीयर के अंदर जो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं उसमें सबसे पहली स्टेज, द फर्स्ट स्टेज, वो कौन सी है स्टेजेस, जिसको हम पॉइनियर कम्युनिटी कह सकते हैं। सबसे पहली स्टेज इसके अंदर होगी लाइकन्स की एक फॉर्म है। लाइकन्स ये प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप है, फंजाई की एक किस्म है, लेकिन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ, इनको कहते हैं लाइकन्स। उसकी एक किस्म से कहते हैं क्रस्टोस लाइकन्स, क्रस्टोस लाइकन stage. ये क्रस्टोस लाइकन stage is the first stage. This is the pioneer community in the Lithosphere Derosphere. ये Lithosphere Derosphere ऐसी सक्सेशन है जो कि रॉक के ऊपर हो रही है, एक रॉक सरफेस के ऊपर। जैसे कि आप ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये किसी रॉक सरफेस को दिखाएं, ये बैरन रॉक है पहले ये, तो इस बैरन रॉक के ऊपर ये लाइकन की एक फॉर्म है दैट इज नोन एज क्रस्टोस लाइकन, वो सबसे पहले यहाँ पर ये ग्रो करने लगते हैं। देखो ये जो क्रस्टोस लाइकन्स हैं, क्रस्टोस लाइकन्स ये किस तरह के लाइकन्स हैं, ये दरअसल क्रस्ट की फॉर्म में ग्रो करते हैं। क्रस्टोस लाइकन्स, ये लाइकन की एक ऐसी किस्म है दैट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब है ये इस तरह ऐसे लेयर्स इनकी ग्रो कर रही होंगी। इनके अंदर एल्जी एज वेल एज फंजाई मौजूद है। इसमें दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एल्जी की वजह से फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन साथ इसमें फंजाई भी प्रेजेंट है। तो एल्जी और फंजाई की एक ऐसी एसोसिएशन है जिसका स्ट्रक्चर ये इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट होता है। तो ये रॉक सरफेस पर एक लेयर की फॉर्म में ग्रो करते हैं। रफ्ता रफ्ता इसकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ यहाँ पर कॉलोनाइज हो जाएंगी। जो बैरन रॉक नज़र आ रही है, दैट बैरन रॉक इज़ ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ दिस क्रस्टोस लाइकन। और जब ये पूरा रॉक एरिया ऑक्यूपाई हो जाता है तो इनकी लाइफ यहाँ पे गुजरती रहती है। इनमें से बास की डेथ्स भी होती रहती हैं, और डेथ के दौरान जब इनकी डेथ होगी तो ड्यू टू डेथ ऑफ सम क्रस्टोस लाइकन व्हाट हैपन्स, so due to death of some individuals यहाँ पर डीकम्पोजिशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। डीकम्पोजिशन कौन करेंगे? डीकम्पोजर्स। वो यहाँ पर कैसे आगे? भाई डीकम्पोजर हर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर भी उनको उनका फूड मिलेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। ये क्रस्टोस लाइकन्स जब इनके कुछ मेंबर्स की डेथ होगी तो इस डेथ की वजह से अब उनकी बॉडी की डीकम्पोजिशन हो रही है, और डीकम्पोजिशन इसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर? इसकी वजह से एक तो ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट करेगा वहाँ पर, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट करते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो एसिड्स रिलीज होंगे डीकम्पोजिशन में, सम एसिड्स आर ऑल्सो रिलीज दैट कॉज वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का क्या मतलब है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ रॉक into small particles। तो ये छोटे पार्टिकल्स के अंदर इसका ब्रेक डाउन होगा रॉक का, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। दिस इज डन बाय द रिलीज ऑफ एसिड्स ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन।
और साथ ही यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर था जिसे ह्यूमस कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है ह्यूमस, ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर, ये वहाँ पे अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। दो काम हो रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा कि एक तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स जब बनने शुरू होंगे तो सॉइल फॉर्म हो रही है, यानी दिस इवेंट कॉजेज सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, पहले क्या वहाँ पर सॉइल मौजूद थी? वो जो बिल्कुल बैरन रॉक थी ना, वो बिल्कुल हार्ड सरफेस थी, तो वहाँ पर पहले सॉइल मौजूद नहीं थी। इस वजह से वहाँ पर कोई दरख्त नहीं ग्रो कर रहा था, कोई दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था जिसके सीड को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए। वहाँ पर सबसे पहले किसने हिम्मत की ग्रो करने की? ये क्रिस्टोस लाइकन ने, जो क्रस्ट की फॉर्म में ग्रो करते थे। और ये ऐसी जगह पे भी ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर बहुत कम न्यूट्रिएंट्स और बहुत कम मॉइस्चर अवेलेबल हो। तो उस बैरन रॉक के ऊपर उस वक्त पानी भी खड़ा नहीं होता था, क्योंकि बारिश होती थी तो सारा पानी बह के निकल जाता था। लेकिन अब जब ये वेदरिंग होगी रॉक की और सॉइल फॉर्म होने लगेगी तो सम मॉइस्चर विल बी रिटेन फॉर मोर टाइम इन दैट एरिया, और वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी एक्यूमुलेट होगा। तो रफ्ता रफ्ता ये जो क्रिस्टोस लाइकन्स हैं, इनकी वहाँ पर ग्रोथ की वजह से और इनकी पॉपुलेशन में से कुछ की डेथ की वजह से, वहाँ पर डिकम्पोजिशन एक्टिविटी की वजह से ये चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, एंड कंडीशंस बिकम मोर सूटेबल फॉर अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो पहले वहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे थे, अब वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करने लगेंगे। और यहाँ पर अब एक और नई स्टेज यहाँ पर ग्रो करने लगेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द फोलियोज लाइकन्स। देखो ये तो क्रिस्टोस लाइकन थे, फोलियोज लाइकन जो कि दूसरी स्टेज है फोलियोज लाइकन। इसमें क्या होगा? फोलियोज लाइकन स्टेज, फोलियोज लाइकन स्टेज। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस फोलियोज लाइकन स्टेज? फोलियोज लाइकन ये क्रिस्टोस लाइकन के मुकाबले में थोड़े से बड़े होते हैं। क्रिस्टोस लाइकन तो बताया था ना क्रस्ट की फॉर्म में, फोलियोज लाइकन्स हैव लीफी स्ट्रक्चर। फोलियोज लाइकन्स के स्ट्रक्चर कैसा होते हैं? दे हैव लीफी स्ट्रक्चर। ये लीफी स्ट्रक्चर रखते हैं। लीफी स्ट्रक्चर का मतलब है कि दे ग्रो जस्ट लाइक बंच ऑफ लीफ, ऐसे करके ये ग्रो कर रहे हैं। होते ये भी छोटे से साइज के हैं, बट दे जनरली ग्लो लाइक अ लीफी बंच। तो ये लीफी स्ट्रक्चर रखते हैं। इनमें भी वो एल्जी और फंजाई दोनों सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड है, ये भी लाइकन्स, लेकिन इनके पास ये कुछ राइजोइड्स टाइप के रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं। राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, पहले वालों के पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, तो इनको थोड़ी सी सॉइल फिर भी दरकार है। पहले वालों को नहीं चाहिए थी सॉइल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सॉइल चाहिए। इस वजह से ये पहले ग्रो नहीं कर रहे थे, ये अब ग्रो करने के काबिल हुए। अब जब ये वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं ना, तो ये चूँकि वो क्रिस्टोस लाइकन से थोड़े बड़े होते हैं, क्रिस्टोस लाइकन्स तो यहाँ पर नीचे क्रस्ट की फॉर्म में ग्रो कर रही हैं, तो रफ्ता रफ्ता जब ये लीफी स्ट्रक्चर रखने वाले फोलियोज लाइकन वहाँ पर ग्रो करने लगेंगे, तो क्रिस्टोस लाइकन्स को इनफ क्वांटिटी ऑफ लाइट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स की उनके लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि जो क्रिस्टोस लाइकन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे, एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय फोलियोज लाइकन्स। तो एक कम्युनिटी ने दूसरी को रिप्लेस कर दिया। इन द सेकेंड स्टेज सेम टू प्रोसेसेस विल परफॉर्म, यानी यहाँ पर भी सेकेंड स्टेज में भी क्या होगा? सेकेंड स्टेज में भी सम ऑफ द इंडिविजुअल्स विल बी डाइड, और उन डेड इंडिविजुअल्स की डीकम्पोजिशन जब होगी तो डीकम्पोजिशन से अगेन ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट करेगा, सॉइल में ह्यूमस बढ़ेगा, वहाँ पर रॉक्स की मजीद वेदरिंग होगी और सॉइल की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, यानी कंडीशंस बिकम मोर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और यूँ अब आप देखेंगे कि जब कंडीशंस मोर सूटेबल हो जाएंगी तो अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको कहा जाएगा मॉस, वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देगा। द थर्ड स्टेज इज द मॉस स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है? मॉस स्टेज। मॉसेस ब्रायोफाइट्स की टाइप है। मॉस स्टेज ये ब्रायोफाइट्स की टाइप्स हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये फोलियोज लाइकन से भी बड़ा होता है। दे हैव सम स्टेम लाइक एंड सम लीफ लाइक एंड सम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। इनका स्ट्रक्चर यूँ है, इनके स्ट्रक्चर में यूँ इस तरह से लीफ लाइक अपेंडेजेस भी इनके स्टेम लाइक सरफेस पर मौजूद हैं, ऐसे करके।
ये ब्लैक कलर में स्टेम लाइक पार्ट, और उसके ऊपर ये चारों तरफ ये लीफ लाइक अपेंडेजेस, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से है। और नीचे इनमें ट्रू रूट्स तो नहीं होती, लेकिन इनके पास भी राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। अब ये इस तरह के मॉसेस हैं, ये मॉस प्लांट है, दिस इज अ मॉस प्लांट। ये ब्रायोफाइट्स की किस्म है, प्लांट्स का एक ग्रुप आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा ना, ब्रायोफाइट्स, तो ये एक ब्रायोफाइट है। तो ये मॉसेस जब वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं, चूंकि मॉसेस का साइज फोलियोज लाइकन से बड़ा है, तो अगेन कंपटीशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज होंगे मॉसेस के जरिए, और फोलियोज लाइकन्स को कम लाइट और न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो रफ्ता रफ्ता फोलियोज लाइकन्स के मेंबर्स की तादाद कम होने लगेगी और मॉसेस वहाँ पर ज़्यादा फ्लरिश करते जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि पूरी वो जो सरफेस थी रॉक की, इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द मॉसेस वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेंगी। और इस तरह एक और कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया पहले वाली कम्युनिटी को। ये सिलसिला जारी रहेगा। इस स्टेज में भी वो इवेंट उसी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी वो इवेंट्स कौन से कि इधर भी डेथ होगी इंडिविजुअल्स की, उनकी डीकम्पोजिशन, उससे ऑर्गेनिक मैटर की मोर एक्यूमुलेशन होगी, और साथ साथ रॉक की वेदरिंग से सॉइल की मजीद फॉर्मेशन होगी और सॉइल थिकेंड होती जा रही है। अब जब भी बारिशें होती हैं तो ज़्यादा पानी वहाँ पर रिटेन होना शुरू हो जाता है, और उस रॉक सरफेस की जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। पहले वो बिल्कुल वीरान रॉक थी, अब आपको वो ग्रीन कलर का वहाँ पर ऐसे कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मॉस की फॉर्म में। अब जब कंडीशंस ये और फेवरेबल हो गई हैं, तो अब बताइए कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर अब कॉलोनाइज कर सकता है? बिल्कुल। अब यहाँ पर छोटी छोटी ग्रासेस यहाँ पर ग्रो करेंगी, यानी इस स्टेज को हम कहेंगे ग्रास स्टेज, या इसको हर्ब स्टेज कहते हैं, हर्बेशियस स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज इज हर्बेशियस स्टेज। और इस हर्बेशियस स्टेज में हर्ब प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करेंगे। हर्ब्स का मतलब होता है ग्रासेस। क्या ग्रो करेंगे यहाँ पर? हर्ब्स, छोटे छोटे ग्रासेस ग्रो करेंगी। इन ग्रासेस के अंदर कुछ बिल्कुल शॉर्ट ग्रासेस होंगी, बिल्कुल छोटी ग्रासेस, शॉर्ट ग्रासेस। इन्हीं ग्रासेस में किसी जगह पर आपको मिड हाई ग्रासेस नजर आएंगी। मिड हाई ग्रासेस यानी ये शॉर्ट ग्रासेस थोड़ी सी बड़े साइज की ग्रासेस होती हैं। और फिर इसी तरह से किसी किसी जगह पर टॉल ग्रासेस आपको मिलेंगी, टॉल ग्रासेस। तो जो टॉल ग्रासेस हैं उनकी रूट भी टॉल होती हैं, मिड हाई ग्रासेस की रूट थोड़ी शॉर्ट होती हैं, और जो शॉर्ट ग्रासेस उनकी रूट और छोटी होंगी। यानी हर्बेशियस स्टेज में मॉसेस को सबसे पहले कौन सी ग्रासेस रिप्लेस करेंगी? शॉर्ट ग्रासेस या टॉल ग्रासेस? क्या समझते हैं आप? शॉर्ट, क्योंकि प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रही है ना, तो पहले शॉर्ट ग्रासेस, फिर रफ्ता रफ्ता शॉर्ट ग्रासेस आर रिप्लेस्ड बाय द मिड हाई ग्रासेस एंड देन द टॉल ग्रासेस। और इस दौरान भी इस स्टेज में भी वो फोर्सेस यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं, यानी क्या कि इनमें से भी मेंबर्स की डेथ हो रही है, डीकम्पोजिशन हो रही है, एसिड्स के रिलीज की वजह से रॉक्स और ज़्यादा वेदर हो रही हैं और सॉइल मजीद थिकन होती जा रही है, साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट करता जा रहा है और मॉइस्चर की रिटेंशन बढ़ रही है। व्हेन द कंडीशंस बिकम मोर फेवरेबल, तो अब यहाँ पर कुछ श्रब प्लांट्स जो थोड़े से ज़्यादा ताकतवर प्लांट्स होते हैं ग्रासेस के मुकाबले में, वो अब यहाँ पर ग्रो करने लगेंगे। तो ये कहलाएगी श्रब स्टेज। श्रब स्टेज, इस स्टेज में भी ये सिलसिला जारी रहेगा जो कि आपको अभी मैंने पॉइंट आउट किया है, और वो जगह श्रब से ऑक्यूपाई हो जाएगी। बाद में यहाँ पर जब कंडीशन इतनी स्टेबल हो चुकी होती है कि अब ट्री वहाँ पे ग्रो कर सकें, तो अब यहाँ पर ट्री स्पीशीज इन्वेड करती हैं और रफ्ता रफ्ता वहाँ पर वो पूरी लैंड ट्री से ऑक्यूपाई हो जाएगी। ट्री स्टेज। इस दौरान जब ये ट्रीज ग्रो करे होंगे तो किसी किसी जगह पर बीच में ग्रासेस भी होंगी, वहाँ पर श्रब्स भी होंगे, वहाँ पर आपको मॉसेस भी मिलेंगे, वहाँ पर वो आपको जो दूसरे लाइकन्स वगैरह वो भी मिलेंगे। लेकिन अब वो जो एरिया है ना, वो इन बाकी छोटे ग्रुप्स की वजह से पहचाना नहीं जाएगा। आप उस एरिया को, जैसे मैं ये देखो आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये सपोज करो कि ये स्टेज ये यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, दरख्तों के दरमियान आपको ग्रासेस भी कहीं नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपको छोटे श्रब्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे वो जो मॉसेस थे वो भी मिलेंगे। लेकिन इस एरिया को मैं आपसे अगर पूछूं, आप इसको क्या कहेंगे? इसको आप कोई
मॉस कम्युनिटी कहेंगे, इसको आप हर्ब कम्युनिटी कहेंगे, ये श्रब कम्युनिटी, या इसको ट्री कम्युनिटी कहेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रीज आर वेरी मच प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, तो आप इसको ट्री कम्युनिटी कहेंगे। बाकी अगरचे मौजूद हैं लेकिन वो इतने अब सिग्निफिकेंट नहीं है, और कोई भी दूसरा ग्रुप अब इन ट्रीज को रिप्लेस नहीं कर सकेगा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी। तो ये मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी ये थी क्लाइमैक्स स्टेज, और सबसे पहली वाली स्टेज पाइनी, और दरमियान की जितनी भी कम्युनिटीज़ आई हैं वो सब क्या थी, वो सीरल स्टेजेस थी। ठीक है, तो ये कितना अरसा इसमें लगा होगा, ये ऐसे नहीं है कि चंद सालों में ऐसा हुआ है, इसमें यूँ सैकड़ों हज़ारों साल लगे हैं। अब देखें, ये जब आप मरी वाली साइड पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको जो जंगलात नज़र आ रहे हैं पहाड़ों पर, वो ऐसे नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह की बड़े बड़े दरख्त हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप और ऊपर की तरफ जाते जाएं गिलगित वाली साइड पर, तो आपको वहाँ पर, या बलूचिस्तान वाली साइड पर, वहाँ पर आपको बहुत सारे पहाड़ ऐसे नज़र आएंगे जो बिल्कुल वीरान पहाड़ हैं, उनके ऊपर कोई दरख्त नाम की चीज़ नहीं है। आप उन वीरान पहाड़ों का अगर मुताला करें, वहाँ पर बगौर जायज़ा लें, तो आप देखेंगे कि उन बेयर रॉक्स के ऊपर आपको किसी जगह पर क्रस्टोज लाइकेंस वहाँ पर ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल वीरान है, अभी वहाँ सक्सेशन का अमल शुरू ही नहीं हुआ, और कुछ रॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको वो क्रस्टोस लाइकेंस ग्रो करते हुए दिखाई देंगे काफ़ी हिस्से में। कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पर फोलियोज लाइकेंस अब नज़र आ रहे होंगे। कहीं कहीं पर इन रॉक्स में आपको ये मॉसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, ग्रीन ग्रीन कलर का बिल्कुल पतला सा कारपेट दिखाई दे रहा होगा, और कहीं पर ग्रासेस की बहुत ज़्यादा बहुतात होगी, और कुछ ऐसी रॉक्स हैं जो शबी लैंड्स हैं, और फिर कुछ रॉक्स ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मरी वाले पहाड़, वो सारी यूँ फॉरेस्ट लैंड पर मुश्तमिल हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं इस सक्सेशन के प्रोसेस में। लेकिन इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो काफ़ी रैपिड होता है, वो 30-40 साल के अरसे में दोबारा एक नया वहाँ पर इकोसिस्टम दोबारा स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन इज़ मोर रैपिड दैन प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है भाई, ये सक्सेशन का इवेंट आपको क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन इसमें? ओके जी, फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर इससे अगले टॉपिक को कल के लेक्चर में शामिल करेंगे हम। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बिलो so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.